Good evening, all of you. Good evening, sir. Welcome to the gravity classes. I am Sameer, your physics teacher. तो पहली क्लास आप लोगों की फिजिक्स की है और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और पूरा इलेक्ट्रिसिटी यानी जो ये चार्जेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पूरी जर्नी को हम लोग पूरी बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए और एंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आज जितना भी हो जाएगा उतना कवर होगा, उसके बाद कल इसका सेकंड पार्ट आएगा और फिर डे आफ्टर टुमारो यानी कि वेडनेसडे को इसका थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमेशा से इंसान जो है वो आज से करीब 200-300 साल पहले, जब ये लाइट्स नहीं थी जो हम देख रहे हैं अपने घरों में, इंसान उस टाइम पे जो लाइट्स को देखता था या जिन चीज़ों को लाइट बोलता था, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में था, वो तो आसमान की बिजली थी। जो आसमान में बिजली चमकती है आज भी हम जिसको देखते हैं, यही बिजली थी जिसको इंसान इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ओके, अगर आवाज़ में ज़रा भी क्रैक हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है? और इसको बहुत ध्यान से सुनो, इस जर्नी को। तुम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से कभी नहीं देखा होगा कि हम बिल्कुल बेसिक से वहाँ पे जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए चैप्टर को, कि कब लोगों ने इसके बारे में कैसे सोचना शुरू किया होगा। तो तब लोग सिर्फ आसमान में जो बिजली चमकती है, जो थंडर स्टॉर्म आता है, तो वो जो लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग को देखते थे और वही उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी थी, एक तरह से समझ लीजिए आप। तो उस बिजली को जब लोग देखते थे तो लोग ये सोचते थे कि यार अगर इस बिजली को हम लोग किसी तरह से काबू में कर लें तो इससे हम बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल में ला सकते हैं इस चीज़ को। तो अब इंसान ने उस आसमानी बिजली को काबू करने के लिए अपनी कोशिशें स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ये एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, कोई पहचानता है इसको? क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किसी को पता है? इसको एम्बर बोलते हैं, ठीक है? ये एम्बर को एक इंसान था, थैलीस ऑफ मिलेटस, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये एम्बर को लेकर अपनी बिल्ली के जो है वो बॉडी पे रगड़ते रहते थे, रब करते रहते थे। अच्छा, उसके बाद जब वो रब करते थे तो उसके बाद जब उनकी बिल्ली पूरे घर में जहाँ जहाँ भी जाती थी, चलती थी, तो वहाँ जो कागज़ के टुकड़े होते थे या छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स होते थे, वो उस बिल्ली के जो बॉडी है उस पर चिपकने लगे। तो ये चीज़ देखकर इनको काफ़ी हैरानी हुई और एक दिन ये इसी तरह से अपनी बिल्ली के फर पे इसको रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे, तो फ्रिक्शन की वजह से इनको भी बहुत तेज़ शॉक लगा सबसे पहले। तो एक तरह से सबसे पहला झटका इनको लगा कि आखिर ये शॉक कैसे आया। अब ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं कि बलून लेकर आप अपने बालों पर रब करिए और उसके बाद उस बलून से आप कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये फिनोमिना जो है वो आज से करीब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की बात हो रही है। अब उस टाइम पे लोगों को ये तो पता चल गया कि रबिंग के थ्रू कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं और जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, या झटका जो हमें मिलता है, जो शॉक मिलता है, उस शॉक के लिए ये चार्जेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब अगली जो प्रोसेस स्टार्ट हुई कि ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है रबिंग से, उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उस चार्ज को स्टोर नहीं करेंगे तब तक वो चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले फ्रांसिस हॉक्सबी ने एक जनरेटर बनाया। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पे एक जनरेटर दिख रहा होगा। ये नीचे पैडल टाइप का है, जैसे आपने वो सिलाई मशीन देखी होगी टेलर्स की टेलरिंग शॉप पे, तो वो नीचे से पैडल करते हुए वो पूरा सिलते हैं, कपड़े को स्टिचिंग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ था नीचे, और ऊपर ये एक पूरा जो ग्लास है उसका एक फ्लास्क था। तो इसको ये चलाते थे तो इससे चार्ज प्रोड्यूस होता था और इसमें आकर स्टोर हो जाता था। सबसे पहला जनरेटर था जो स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो फ्रांसिस हॉक्सबी ने बनाया था, ठीक है? ये करीब 17वीं सेंचुरी की बात है। अब क्या हुआ इसमें इन्होंने क्या किया, उसको चलाया जनरेटर को चलाने के बाद अपने कमरे में, जिस कमरे में ये बैठे हुए थे, उस कमरे में उन्होंने जितनी भी मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी वो सब कुछ बुझा दी। और बुझाने के बाद क्या किया कि अपने दोनों हाथ ये जो ग्लास का फ्लास्क दिख रहा है इसके ऊपर रखे, और जैसे ही इसके ऊपर हाथ रखे इन्होंने, तो फ्रिक्शन से क्या हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ।
ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज से स्पार्क को प्रोड्यूस किया था, उसको स्टोर करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे एक चीज और पता चली, क्या कि जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी जो बॉडी थी वो अर्थ से कनेक्टेड थी। तो उन्होंने क्या किया, अर्थ और अपनी बॉडी के बीच में एक फाइबर, एक इंसुलेटर को लगाया। इंसुलेटर को लाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप रबड़ की चप्पल पहन लीजिए, ठीक है, या कुछ ऐसा अपने पैरों के नीचे रख लीजिए जो अर्थ से आपको डिस्कनेक्ट कर दे। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, उन्होंने जब उस जो जनरेटर का जो फ्लास्क था शीशे का, उसको जब छुआ तो उनका अब जो बॉडी में जो चार्ज जा रहा था वो चार्ज नीचे अर्थ में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने नीचे इंसुलेटर लगा दिया है। तो अब वो चार्ज की वजह से उनके जो बाल थे वो खड़े होने लग गए। देखो इसमें यहाँ पे दिख रहा है, तो वो चार्ज जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाना स्टार्ट हो गया। तो उससे बालों में भी जो है वो चार्ज गया और बाल खड़े हो गए। इस तरह से लोग, अब जब ये चीज बहुत ज्यादा फैल गई, बहुत ज्यादा फेमस हो गई, तो लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। इससे बहुत सारे जो लोग अब नए नए करतब दिखाने लगे, ठीक है, मैजिक दिखाने लगे। एक तरह से मैजिक का एक ये जरिया बन गया। तो अब इसको इसी तरह से लोग फ्रिक्शन के थ्रू चार्जेस को जनरेट करते थे और लोगों के सामने जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स को उठाते थे। तो ऐसे लोग जो लोगों के सामने ऐसा करते थे उनको मैजिशियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाने लगा, और बाद में उन्हीं का नाम इलेक्ट्रीशियन पड़ गया, जिनको आज हम इलेक्ट्रीशियन दूसरे ही सेंस में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने आता है। उस टाइम पे मैजिशियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रीशियन कहा जाता था। ठीक है, अब एक और चीज के लिए इसको यूज किया जाने लगा, जैसे कि ये जो राजा होता था उस टाइम पे, कोई भी मान लीजिए जैसे कोई यूके है, तो यूके का जो राजा है तो वो उसके ताज पे लोग इस तरह से चार्ज्ड एक ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक है, और वो स्पार्कल निकालता था, बहुत सारा स्पार्कल निकलता था। तो वो लोग देखकर बहुत सारे हैरान होते थे। तो राजा लोग अपने क्राउन पे ऐसा क्राउन बनवाने लगे लोगों से जो इस तरह के स्पार्कल प्रोड्यूस कर रहा हो, स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा हो। और उससे उस टाइम पे जो है बहुत सारी ऐसी कहानियां मशहूर हो गई कि जिस राजा के पास ऐसा क्राउन होगा वो बहुत पायस राजा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पाइटी को फॉलो करने वाला होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल ब्यूटिफिकेशन में इसको काम में लाया जाने लगा, इलेक्ट्रिसिटी को। एक और मतलब ये जो स्टीफन ग्रे थे ये तो बहुत ही आगे निकल गए। इन्होंने क्या किया, ऑर्फनेज हाउस से कुछ बच्चों को बुलवाया और बच्चों को बुलवाकर उनकी बॉडी को उसी जनरेटर से चार्ज किया और फिर उनको ऐसे लटका देते थे। देखिए इस तरह से उनको लटका देते थे और उनकी बॉडी, ये देखिए नीचे जो पार्टिकल रख देते थे वो उनकी बॉडी उस पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लगती थी, क्योंकि वो चार्ज बॉडी हो जाती थी। तो ये इस तरह से भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे शुरू हो गए। हम सब जानते हैं कि कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो बिल्कुल भी चार्ज को अपनी बॉडी से पास होने नहीं देती, जिनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। बहुत बेसिक चीजें आप सब पढ़ते हैं। और कंडक्टर्स वो जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्जेस को अपने अंदर से पास होने देते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का आइडिया इनके दिमाग में आया, पीटर वैन मशेनब्रूक, ठीक है। इन्होंने सोचा कि जैसे हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को हम बॉटल्स में स्टोर कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ इसी तरह की कोई चीज रही होगी, फ्लूइड की तरह की कोई चीज रही होगी। तो उन्होंने उसको भी स्टोर करने के बारे में इसी तरह से सोचा कि हम इसी तरह के कोई जार अगर बना लें, जैसे पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग जार बना लेते हैं, उसी तरह से अगर हम कुछ जार इस तरह के बना लें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, लेडन जार बनाया गया सबसे पहला। ये नेदरलैंड में हुआ था। सबसे पहला लेडन जार बनाया गया जिसमें जो चार्जेस थे उनको जो है स्टोर करने के लिए कोशिश की गई सबसे पहले। अब देखिए यहां पे वही जनरेटर है और उस जनरेटर से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पहले इस फ्लास्क में स्टोर करने के लिए कोशिश की गई। तो अब ये कोशिश में क्या हुआ कि पहले इन्होंने क्या किया, जो जनरेटर है, जो गोल सा जो बॉल है, इसको नीचे रख दिया और ये मेटल से कनेक्टेड हो गया। तो ये जो चार्ज था वो अर्थ में चला गया पहले। फिर इन्होंने क्या किया, नीचे एक इंसुलेटर की शीट रखी ताकि चार्ज नीचे ना जाए। तो क्या हुआ, फिर ये इसके अंदर चार्जेस को स्टोर करने में काफी हद तक कामयाब हो गए। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हमने पीछे आपको दिखाया, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका था कि हम चार्ज को कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टोर करने का तरीका यही निकाला गया कि यहां से ये चलाया जाता था और इसके थ्रू चार्जेस आकर इस बॉल में, इस फ्लास्क में, पानी में स्टोर हो जाता था। तो ये देखिए, ये उसके बाद ये सारी चीजें की गई कि और बड़े लेवल पे इसको स्टोर करने की कोशिश की गई चार्जेस को। अब फिर एक स्टोरिंग डिवाइस बनाई गई। ये देखिए वही लेडन जार है जो हमने आपको दिखाया, जिसके अंदर चार्जेस को स्टोर करने की कोशिश की गई। और बहुत सारे ऐसे लेडन जार पहले बनाए गए। मतलब ये देखिए कितने सारे लेडन जार आपके सामने दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लेडन जार बनाए गए जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड थी और इसको हम और इस्तेमाल में ला सकते थे, काम में ला सकते थे।
इस फील्ड में सबसे बड़ा काम जिसने किया है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि इन्होंने क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इनके बारे में हम देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वो इंसान थे जिन्होंने चार्जेस के नाम भी रखे थे। आज जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिए हुए नाम है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आखिर कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रख दिया, ठीक है। और इनकी ये गलती की वजह से आज कुछ चीजें हैं जो हम लोग कन्वेंशन की तरह फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो 1700 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये अमेरिकन थे एक, इन्होंने डिस्कवर किया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लॉ क्या था चार्जेस का कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा और लाइक चार्ज जो है वो रिपल करेगा, ठीक है। चार्जिंग ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये भी चीज इन्होंने जो है वो डिस्कवर की यहां से। अच्छा, किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, जैसे भी हमने देखा कि फ्रिक्शन के थ्रू आ जाता है। आप उसको रब करिए तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, किसी के कांटेक्ट में लाके रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगी, और इंडक्शन के थ्रू भी आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहां जो सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली है हमें वो ये है कि इंसान अब इस तरफ बढ़ रहा था कि उसको ये तो पता चल गया था कि चार्जेस से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और इसके अंदर बहुत ताकत है और हम इसको किसी ना किसी इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी से हम और भी सारे फायदे उठा सकते हैं, काम ले सकते हैं। तो अब इसको स्टोर करना बहुत जरूरी है। और यहां तक आते आते लोग ये समझ चुके थे कि जैसे हम समझने के लिए इस चीज को कि बैंक में जैसे हम पैसा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बैंक में जैसा होता है कि या तो आपके अकाउंट में पैसा होगा या तो नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट जिसको बोलते हैं, इसी तरह से हम लोग चार्जेस को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो है वो चार्जिंग डिवाइस आपके सामने है, वो बैटरी के फॉर्म में। तो उस टाइम पे लोगों ने ये सोच लिया था कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है और उसके लिए मेहनत स्टार्ट हो गई। एक काइट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है इनका, आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन का। इन्होंने ये पूरी डिवाइस बनाई थी कि हाँ अगर हम लोग ऐसा करें, आसमान में, चूंकि बिजली तो आसमान में थी, अगर किसी तरह से उस चार्ज को हम स्टोर कर लेते तो काफी इजी वे हो जाता हमारे लिए। तो इन्होंने क्या किया, उस काइट को उड़ा के, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया कभी भी, लेकिन उन्होंने जो इसका तरीका था वो ये था कि अगर इसको हम उड़ाएंगे और इसमें हम कोई मेटल की बांध देते हैं तो उस की वो जो जब भी कभी आसमान में लाइटनिंग होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो चार्ज है, वो जो मेटल है, उस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और उसके थ्रू हम लाकर नीचे किसी डिवाइस में उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये पूरा इसके पीछे आइडिया था, लेकिन कभी फॉर्चुनेटली कभी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं। इसके अलावा इनके बाद एक और साइंटिस्ट थे, ये थॉमस फ्रांकोइस, तो इन्होंने एक और चीज बनाई थी इसके लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, और वो ये इस तरह के एक डिवाइस बनाई थी इन्होंने। ये देखिए, लंबा सा एक ऊपर रॉड था मेटल का और नीचे फिर आके इसमें जब बिजली ऊपर आसमान में चमकेगी तो वो इसके थ्रू नीचे आएगी और नीचे हम इसको स्टोर कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए एक जर्मन साइंटिस्ट की मौत भी हो गई थी। उसने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम पे कुछ शायद प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे या पहली बार था, तो वो उसकी इसको करते हुए मौत भी हो चुकी है। अब जो आपके क्या कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने जो मेन चीज हमें बताई वो क्या था, इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है, यानी जो एक्चुअल में जो बॉडी रबिंग के थ्रू चार्ज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है, वो चार्ज होती हैं, और जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है उस स्पार्क का रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जब वो दोनों टकराते हैं, दोनों मिलते हैं, तो उनके मिलने से क्या हो जाता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, यानी चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है, ये इनका पेपर जो है पब्लिश हुआ था, उसमें इन्होंने ये चीज बताई थी। अब यहां पे देखिए, उसी एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं जो भी हमने देखा था चार्ज को स्टोर करने के लिए, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था। तो यहां पे देखिए, ये चार्ज यहां से जब जनरेटर से वो चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो वो चार्ज कैसा है, इन्होंने बताया कि वो नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव चार्ज जब यहां पे स्टोर हो गया है तो आप जब इसको आप छुएंगे तो वो आप नीचे से, ग्राउंड से आप कनेक्टेड हैं, तो नीचे से पॉजिटिव चार्ज ऐसे दौड़ेगा और आपके छूने की वजह से उसमें जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी से होता हुआ पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को जो स्टोर है इसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, या आपस में दोनों टकरा रहे हैं, इसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो किसी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा कैसे, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए, अगर हम किसी चीज को रब करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लास की ट्यूब है और उसके ऊपर हम एक सिल्क का क्लॉथ है उससे हम रब करते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह मानना था कि इसके ऊपर रब करने की वजह से जो ट्यूब के अंदर जो चार्ज आता है और फिर आप उसको छूते हैं तो आपको जो है वो शॉक लगता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये जो पेपर है इसके ऊपर कुछ फ्लूइड है,
ठीक है, किसी तरह का कोई फ्लूइड है, इनविजिबल फ्लूइड है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है। और जब हम इस कपड़े को इस ट्यूब के ऊपर रब करते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। देखिए आपको यहां पे पार्टिकल्स के फॉर्म में ऐसा दिखाया भी गया है कि वो इनविजिबल फ्लूइड रबिंग की वजह से उस पेपर से उस ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ट्यूब में ट्रांसफर हो जाने की वजह से क्या हुआ कि ट्यूब के ऊपर वो फ्लूइड आ गया। अब पेपर को हटा लिया हमने। अब एक चीज सोचिए कि ये जो फ्लूइड इसमें ट्रांसफर क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखिए यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है ये इसके अंदर ट्रांसफर इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे फ्लूइड नहीं था। क्योंकि नेचर का एक रूल होता है, कोई भी चीज, जैसे पानी है, पानी कहां से कहां फ्लो करता है, पानी जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ फ्लो करता है। यानी जहां पे कमी है किसी चीज की, वो चीज जहां पे ज्यादा होती है क्वांटिटी में, उससे कम क्वांटिटी की तरफ फ्लो करती है। तो अब यहां पे इन्होंने क्या सोचा कि ये जो फ्लूइड था जो उस कपड़े के अंदर था वो यहां इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि ये जो रॉड थी उसके पास वो उसकी कमी थी। तो पहले जिस चीज के अंदर किसी चीज की कमी होती है उसको नेगेटिव बोला जाता है, और जिस किसी चीज के अंदर, अभी आज भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में यूज करते हैं, कहते हैं ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, ये लड़का बहुत पॉजिटिव है, बोलते हैं बी पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जाता है। मतलब क्या है, मतलब कोई चीज पॉजिटिव एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं हमें आगे फायदा देगी, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो चीजें जीवन में अच्छी घटेंगी तुम्हारे साथ। और जिसके पास ये पॉजिटिविटी नहीं है तो उसके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा वो, तो वो उसका अपोजिट इस तरह से हमेशा से यूज होता आ रहा था। अब यहां देखो, जिसके पास ये फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा या पॉजिटिव कहलाएगा, बोलिए। ये जो इनविजिबल फ्लूइड था, जिन लोगों के पास जिन पार्टिकल्स के पास ये फ्लूइड होगा वो पॉजिटिव कहलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जिनके पास नहीं है वो क्या कहलाएंगे, वो नेगेटिव कहलाएंगे। अब खुद सोचो, वो जो कपड़ा हमने यहां पे रब किया है इसके ऊपर, उस कपड़े के पास फ्लूइड था, पहले वो पॉजिटिव था, ये रॉड नेगेटिव था। उस कपड़े से जब आपने इसको रब कराया तो अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब खुद सोचो कि जब आप हाथ यहां पर लाएंगे और इसके पास करीब में लाएंगे तो ये जो फ्लूइड है वो रॉड से हाथ पे मूव कर जाएगा। क्लियर है, क्यों, तो फिर हाथ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस तरह से इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव का क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, अपनी एक बेसिक थ्योरी के बेसिस पे। जो उतने टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो है वो फिलोसॉफिकल सेंस में यूज होते थे, आज भी यूज होते हैं। आज भी हम किसी को अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं या किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसका मतलब फिलोसॉफिकल सेंस में होता था। पहले भी साइंस से पहले क्या चल रहा था, फिलोसफी ही चल रही थी, बाद में फिर साइंस का आगे जो है वो डेवलपमेंट हुआ। तो ये फिलोसॉफिकल वर्ड थे जो यहाँ पे एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी में ले लिए गए कि एक किसी भी पार्टिकल के पास कोई चीज की क्वांटिटी ज्यादा है या है तो वो पॉजिटिव है, और दूसरे के पास नहीं है या उसकी कमी है तो वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से जब रबिंग हुई, रबिंग से वो जो फ्लूइड था, इनविजिबल फ्लूइड था, वो जिसके पास चला गया वो इंसान पॉजिटिव बन गया या वो चीज पॉजिटिव बन गई। और दूसरा जब उसके कांटेक्ट में लाया गया तो उसके लाने से जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो वो दूसरी बॉडी जो थी वो नेगेटिव बॉडी कहलाने लगी। तो अब आपको समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां पे कॉन्सेप्ट कैसे आ गया कि जिसके पास वो इनविजिबल फ्लूइड होगा वो पॉजिटिव है और जिसके पास नहीं होगा वो नेगेटिव है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप, जो हमने फ्लो वाला एग्जांपल दिया था आपको कि जिसके पास फ्लूइड होगा उससे उसके पास जाएगा जिसके पास नहीं होगा। जैसे पानी है, पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, जो कि नेचर का लॉ है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, अब ये इन्होंने जैसे ही ये चीज का अनाउंस किया और बताया तो इसकी बेसिस पे क्या हुआ, सारी थ्योरीज बनने लगी और सारे इंस्ट्रूमेंट बनने शुरू हो गए। यानी कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर मतलब फैक्ट्रीज में इस तरह की सेल्स बनने या बैटरीज बननी स्टार्ट हो गई जिसमें कि चार्जेस को स्टोर किया जाने लगा। ठीक है, कि अब कहीं पे ज्यादा चार्ज है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा और कहीं पे कम चार्ज है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। और फ्लो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, और कौन किसका फ्लो होगा, वो फ्लूइड है, वो जो कि अंदर का फ्लो करता हुआ जाएगा, जो इनविजिबल फ्लूइड जिसका नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, किसी को नहीं पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये किसी को नहीं पता था। तो उससे पहले ये इनविजिबल फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट चल गया कि जिस एंड पे या जिसके पास वो इनविजिबल फ्लूइड ज्यादा होगा वो पॉजिटिव चार्ज है और जिसके पास कम है वो नेगेटिव चार्ज है, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो फ्लो करेगा क्योंकि क्वांटिटी वहां ज्यादा है, वहां क्वांटिटी कम है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी बेसिस पे ये सारे सेल्स बनने स्टार्ट हो गए, सारी बैटरी बनने लगी। ठीक है, और
बाद में करंट का जो फ्लो था वो भी डिसाइड हो गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। अब खुद ही सोचो, पॉजिटिव के पास वो फ्लूइड ज्यादा है, नेगेटिव के पास फ्लूइड कम है, तो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल का मतलब ये है कि जिसके पास वो चीज ज्यादा है, ठीक है, जिसके पास उस चीज का पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसके पास कम है तो उसको कहेंगे लो पोटेंशियल। अब यहां पे सोचो कि इस हिसाब से बिल्कुल सही बनाया था उन्होंने कि जो फ्लूइड है वो यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां से यहां की तरफ फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये चीज फ्लो करेगी। ये इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे फ्लूइड ज्यादा है, ठीक है, और यहां क्यों होगा? क्योंकि यहां पे फ्लूइड कम है। तो बिल्कुल सही था, ये हाई पोटेंशियल पे हो गया और ये लो पोटेंशियल पे हो गया। उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल सही था, ये कोई गलत नहीं था इसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? प्रॉब्लम आप क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट कौन करते हैं आकर? कौन करते हैं? कौन करते हैं? बोलिए। यस, मिस्टर जे थॉमसन आकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और तब तक शायद लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो जे थॉमसन की डिस्कवरी थी, चलिए पहले उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जे थॉमसन ने आके क्या किया? जे थॉमसन ने जो सीआरटी ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू जो एटॉमिक मॉडल अंदर का जो है वो देखना शुरू किया कि कौन से पार्टिकल्स हैं। पूरा आप सबने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, तो वो रदरफोर्ड मॉडल और सारी चीजें। उसके बाद उनको ये पता चला कि एक्चुअल में जो एटम के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कौन है? वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वो नेगेटिव है। हाँ, वो नेगेटिव है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उससे कंफर्म हो गया कि वो नेगेटिव है। अब जब ये पता चल गया कि यार वो तो नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है, ठीक है, यानी जो प्रोटॉन होते हैं वो तो मूव करते ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह से, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसका मतलब कहां से कहां मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन जहां होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा? वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये वाला होगा या ये होगा? भाई ए होगा या बी होगा? बी होगा। अब यहां पे सारी पिक्चर उन्होंने बिगाड़ के रख दी। यानी अब तक इतनी मेहनत हुई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने हिसाब से जो कुछ किया था उसकी बेसिस पे जो सर्किट्स बन गए थे, सर्किट डायग्राम बन गए, बैटरीज बन गई, सब काम हो रहा था। अच्छा, एक और बात है, मतलब उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग दी वो बाद में गलत साबित हो गई, लेकिन फिर भी चीजें क्यों चलती रही? चीजें इसलिए चलती रही क्योंकि जो फ्लो था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो पे डिपेंड करती है, ना कि कोई इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सारी बैटरीज चलती रही, कोई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया। हाँ, थ्योरी में गलत साबित हो गई। थ्योरी में क्या गलती हुई? जो आप लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव से कोई चीज मूव करती ही नहीं है, ठीक है। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो अब ये सोचो कि इन्होंने जो ये इनविजिबल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट दिया था, ये इनविजिबल फ्लूइड कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? बोलिए। ये जो इनविजिबल फ्लूइड का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट यहां पे आके दम तोड़ देता है, क्योंकि वो इनविजिबल फ्लूइड इज नो लॉन्गर अ इनविजिबल। अब वो विजिबल हो गया ना, बोलो। दिस इज नो लॉन्गर अ इनविजिबल फ्लूइड, दिस इज क्वाइट विजिबल नाउ। और नाउ का मतलब ये हो गया कि हम ये 1900 समथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1912 में आई थिंक हुआ था ये। क्लियर है? बोलो, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? ये बात कर लीजिए इनसे, देखिए क्या है। हाँ, तो अब तक की पिक्चर सबको क्लियर होगी कि ये जो इनविजिबल फ्लूइड था, ये जो यहां पे आया था, वो कुछ नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन थे। आज हमें ये आकर जे थॉमसन ने बता दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के करीब कितने सौ साल के बाद? 200 साल के बाद। यानी 200 साल तक हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया होगा ना इलेक्ट्रिसिटी में, सर्किट्स बना लिए होंगे, कितनी चीजें बना ली होंगी। अब उसको बदलना आसान रहेगा या मुश्किल है? बहुत काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है। तो ये देखिए, एक्चुअली में ये हो रहा था, मूव कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो है ही नहीं चीज, तो वहां से वहां मूव करेगी ना जहां पे होगी। तो हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नेगेटिव पे है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। और कन्वेंशनल करंट जो चली आ रही थी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था, वो था पॉजिटिव टू नेगेटिव था,
ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली गलत साबित हो चुका था और बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन काफी सारी चीजें हो चुकी थी और इसको ना भी बदलें तो ऐसा कोई मेजर चेंज होने नहीं जा रहा था। प्रैक्टिकल लेवल पे, एप्लीकेशन के लेवल पे वो वैसे ही काम करती रहेगी, इसलिए बदला नहीं गया और उसको कह दिया गया कन्वेंशनल करंट, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी काफी बड़ा काम किया था। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मूवमेंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, जबकि इनका क्या कहना था कि जो फ्लूइड है वो यहां से ऐसे मूव करता है, क्योंकि वो फ्लूइड यहां पे ज्यादा होता है। अब पता चला वो फ्लूइड तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्लस के पास कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो वहां होगा जहां पे नेगेटिव साइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन भी डिस्कवर हुआ। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फॉर्मूले बने और बहुत सारी थ्योरी सब कुछ बना, लेकिन फिर उसको चेंज करना आसान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बोलिए, देर हो चुकी थी। सारी बैटरीज को उस तरह से बदला जाए। ठीक है, अच्छा बदला जाता तो क्या किया जाता, इसको क्या लिखा जाता, नेगेटिव, और इसको हाँ, तो सब कुछ बदलना पड़ता। अच्छा सोचो, पहले इसको हम क्या बोलते थे, हाई पोटेंशियल बोलते थे ना, और इसको बोलते थे लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जे थॉमसन की नई थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो लो टू हाई मूव करते हैं ना, जबकि नेचर के रूल के हिसाब से क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई चीज कहीं पे कम है वहां से ज्यादा की तरफ जाए, नहीं हो सकता ना भाई। कभी ऐसा होगा, किसी के पास 1 लीटर पानी है और यहां पे 10 लीटर पानी है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि 1 लीटर से 10 लीटर की तरफ जाने लगे अपने आप, बगैर किसी पंप के, नहीं हो सकता। तो यहां पे ये चीज सुनने में बहुत अजीब लगती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, हाँ, जो कि अपने आप में बहुत अजीब चीज है, और वो अजीब क्यों है आज आपको क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम इस चीज को बच्चों को क्लास में अभी तक पढ़ाते हैं और शायद आगे आने वाले टाइम में भी पढ़ाते रहेंगे कि बेटा ये मान लो कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी तुमको एज इट इज ऐसे ही पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमें ये सब लोगों ने, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी क्लास 8th में पढ़ी है, उन सब ने ये सर्किट में ये लिखा देखा होगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है और उसके अगेंस्ट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। सभी ने पढ़ा है इसको, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हम बताएंगे आपको कि क्या है जिस चीज को उन्होंने जस्टिफिकेशन के रूप में प्रेजेंट किया है कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, उल्टा क्यों मानते हैं, हम क्यों कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में है। भाई इसको क्या मानने की जरूरत है, आप इसी को बोलिए ना कि ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है। बोलो, आप लोगों के माइंड में कभी ये बात आई कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही करंट फ्लो मान लेना चाहिए, वो क्यों हम एडिशनल चीज पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट। करंट तभी बनती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। रेड, ओके। चलिए, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंफ्यूजिंग, जो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, वो उसको कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्या जस्टिफिकेशन है जो साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आता है हमारे पास, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं होता है हमारी, लेकिन आज हम लोग बहुत ईजिली समझेंगे उसको। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर। देखिए, जो हमारी नेचर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी नेचर है उस नेचर में कई तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि एक बहुत बेसिक सा फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए, सबने सुन रखा है, यस। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलिए, सुना है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। देखिए, पेन हमने यहां से छोड़ा और ये देखिए नीचे आके गिरा, कितनी तेजी से इसको नीचे इसने खींचा अपने साइड पे। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है। अभी कोई छत से नीचे कूदे तो देखिए कितनी तेजी से उसको अर्थ अपनी साइड पे खींचती है। ठीक है, अगर किसी को शक हो रहा है तो वो ट्राई ना करे, लेकिन ये ठीक है, कुछ और फेंक दीजिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से पता है कितना स्ट्रांग है, 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स नहीं। ठीक है, कितना, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं,
1 करोड़ हुआ, ये कितना हुआ, हाँ ये हुआ 1 करोड़, ये 1 करोड़ हुआ ना, 1 करोड़ टाइम्स, 1 करोड़ टाइम्स भी नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ 6 बार लिख लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। और भी आगे बढ़ते चले जाइए, 10 to the power 39 टाइम्स, 10 to the power 39 टाइम्स, सच अ बिग नंबर। कितना स्ट्रांग है ये फोर्स, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन हालांकि डे टू डे लाइफ में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं इतना, लेकिन यही वो फोर्स है जो हम सबको, हमको, आपको, ठीक है, इस अर्थ को, सबको आपस में बांध के रखा हुआ है, सबको रोके हुए है। ये वो फोर्स है जिसके बारे में हम लोग, जिसके बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूटन ने जिस फोर्स को अभी हमने रबिंग के थ्रू दिखाया ना, इसका आप रब करते हैं और उसको कागज के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। न्यूटन ने एक सबसे पहले एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है, गैलीलियो के बाद एक नेचर की पिक्चर बनाई थी न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। न्यूटन ने कहा था कि हमारे स्पेस में क्या क्या चीजें हैं, हमारे स्पेस, हमारे मतलब नेचर में क्या क्या चीजें हैं। हमारे नेचर में क्या है, स्पेस है, टाइम है, मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। न्यूटन ने हमें जो पिक्चर बनाकर दी थी, ओह सॉरी ये क्या हो गया, न्यूटन ने हमें क्या क्या बताया था कि हमारे पास क्या है, स्पेस है, और क्या है, टाइम है, और क्या है, पार्टिकल है। ध्यान से सुनना, स्पेस है, टाइम है और पार्टिकल है। ये नेचर में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, ठीक है। दो बॉडीज के पास अगर मास है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कौन सा फोर्स है जरा बताओ, बहुत फेमस, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने जो फोर्स के बारे में आपको बताया था वो कौन सा फोर्स था भाई, न्यूटन को आप ग्रेविटी की वजह से याद करते हैं ना, तो न्यूटन ने जो फोर्स के बारे में बताया था, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसके पास कुछ मास है, ये एक पार्टिकल है, उसके पास कुछ मास है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी साइड पे खींचते हैं, ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने कहा था कि ये सब स्पेस में हो रहा है, लेकिन स्पेस इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करता है, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस इसमें स्पेस में नहीं होता, स्पेस करता नहीं, होता स्पेस में है ये सब कुछ, लेकिन नहीं हो रहा है। यानी ना स्पेस इसमें कोई इंटरफेयर करता है और ना टाइम इसमें कोई इंटरफेयर करता है। यानी आपका टाइम और मेरा टाइम बराबर है, एब्सोल्यूट है, टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है। न्यूटन ने यही कहा था कि मेरे 5 मिनट आपके 5 मिनट बराबर हैं, ठीक है, मेरी डिस्टेंस, दूरी और आपकी डिस्टेंस जो भी आप कवर करेंगे किसी सर्टेन टाइम में, वो सब बराबर हैं। अब न्यूटन ने मतलब ये कहा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर बिल्कुल मतलब एट अ टाइम फोर्स लगा रहा है, बीच में कोई डिले नहीं है। न्यूटन ने कहा था कि जैसे अर्थ है और सन है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस है बिल्कुल, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डिले नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर सन भी तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है ना, ध्यान से देखो, ये सन है, ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये अर्थ ऐसे घूम रही है, बोलिए अगर, और ये जो सन है ये अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, भाई अर्थ के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपनी तरफ खींचे हुए है। तो न्यूटन की थ्योरी जो थी उसके हिसाब से अगर सन चुटकियों में गायब हो जाए, मान लो अभी सन गायब हो जाए, तो अर्थ को कैसे कब पता चलेगा कि सन गायब हो गया है? तो न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग फौरन पता चल जाएगा, चुटकियों में पता चल जाएगा कि चलो सन गायब हो गया है, कहीं और चलते हैं। समझ में आया कि न्यूटन की थ्योरी ये थी कि जो फोर्स लगते हैं वो इंस्टेंटेनियस लगते हैं, और अगर वो फोर्स हट गया है वहां से तो फौरन पता चल जाएगा अगले पार्टिकल को कि अब उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगा रहा है। यानी सन अगर फौरन गायब हो जाए यहां से तो इस अर्थ को फौरन पता चल जाएगा कि सन गायब हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है फौरन पता चलेगा? बोलो हाँ, कोई रिप्लाई करे। हम सब जानते हैं कि सन से जो रेज आती हैं अर्थ तक वो फौरन आ जाती हैं, उनको आने में टाइम लगता है। हाँ, तो कम से कम 8 मिनट तक अर्थ को कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा।
8 मिनट तक उसको कुछ नहीं पता चलेगा। यानी न्यूटन का यहां पे सबसे पहले न्यूटन यहां पे गलत हो जाते हैं आके, जो कि आइंस्टाइन ने उनको आके बाद में गलत किया भी था। अब यहां से पिक्चर में एक और साइंटिस्ट आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, उनका नाम है माइकल फैराडे। ध्यान से सुनना, माइकल फैराडे क्या करते हैं यहां आकर। न्यूटन का आप समझ गए, न्यूटन ने बताया टाइम, स्पेस और पार्टिकल, और स्पेस और टाइम ये सबके लिए बराबर हैं, ये किसी पे कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट है सबके लिए। अब यहां पे आते हैं आपके माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे एक और टर्म जोड़ते हैं इनके बीच में, वो है फील्ड का। माइकल फैराडे ये कहते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जो कुछ दूरी पे रखा हुआ है, यहां पे उस फोर्स की बात हो रही है जो एट अ डिस्टेंस पे लगता है। तो माइकल फैराडे ने ये कहा कि कोई पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये m1 है और ये पार्टिकल m2 है, तो ये m1 m2 पे फोर्स तभी लगा सकता है इतनी दूरी पे रहते हुए जब ये आपने आसपास जो स्पेस है, ये देखो कुछ स्पेस है ना, उस स्पेस को अगर मॉडिफाई नहीं करेगा तो ये m2 तक फोर्स इसका पहुंचेगा नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो m1 पार्टिकल है ये इन अपने आसपास की स्पेस को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा, और वो जो मॉडिफाइड स्पेस है वो जाकर m2 पे फोर्स लगाएगा, और इसी मॉडिफाइड स्पेस को इन्होंने क्या बोला, फील्ड बोला। यानी ये पार्टिकल है, ये अपने आसपास का जो स्पेस है उसको मॉडिफाई करेगा, और वो मॉडिफाइड स्पेस जो है वो इस वाले पार्टिकल पे, इसके सामने रखे हुए पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। एक्शन एट अ डिस्टेंस, फोर्स ऐसा एट अ डिस्टेंस का जस्टिफिकेशन यही हो सकता है। माइकल फैराडे को न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि इंस्टेंट लग जाएगा, बीच में कोई भी स्पेस का कोई रोल नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, स्पेस का रोल है, ये पार्टिकल अगर इस पे फोर्स लगाना चाहता है तो ये अपने आसपास की स्पेस को मॉडिफाई करेगा, वो मॉडिफाइड स्पेस इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, और उस मॉडिफाइड स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया बोलिए, फील्ड का नाम दिया। इसका मतलब है एक्शन एट अ डिस्टेंस या फोर्स एट अ डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो हां, इसीलिए जब दो कोई पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है और उसके बावजूद उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो दो मासेस हो, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा लगता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए उसको, ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फील्ड, और फील्ड है क्या, चेंज्ड स्पेस को ही फील्ड कहते हैं। जो स्पेस चेंज होता है, कोई भी पार्टिकल अपने चारों तरफ की जो स्पेस में जो चेंज लाता है, वो स्पेस, चेंज स्पेस, मॉडिफाइड स्पेस क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। तो ये वाली चीज ज्यादा लॉजिकल लग रही है आप लोगों को, या जो न्यूटन ने बताया था वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, बोलिए। हाँ, माइकल फैराडे, ठीक है। आइंस्टाइन के हॉल में, आइंस्टाइन का जो हॉल था, जहां पे ऑफिस था, जो बैठता था, वहां सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट के फोटो लगे हुए थे, तीन के। पहला न्यूटन था, दूसरे माइकल फैराडे थे, और तीसरा था मैक्सवेल। तो माइकल फैराडे को कितना ज्यादा ऊपर मानते थे वो, क्यों, उसका रीजन है। रीजन क्या है, अभी हमने आपको एक चीज दिखाई यहां पे, कि ये जो माइकल फैराडे थे उन्होंने स्पेस, टाइम और पार्टिकल के बीच में फील्ड को इंसर्ट किया। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज आकर कौन करेंगे, आपके आइंस्टाइन करने वाले हैं, ठीक है। आइंस्टाइन सबसे पहला चेंज स्पेस और टाइम में जो सबसे पहला चेंज करेंगे वो स्पेशल रिलेटिविटी में करने वाले हैं। अभी इस पूरी पिक्चर को वो फिर से मॉडिफाई करेंगे। जो नेचर की पिक्चर पहली न्यूटन ने बनाई थी उसको आकर माइकल फैराडे ने सही किया। अब माइकल फैराडे की जो पिक्चर है उसको उसमें 2 बार चेंजेस होने वाले हैं। आइंस्टाइन आकर इसमें स्पेशल रिलेटिविटी में इसमें चेंज लाएंगे, और जनरल रिलेटिविटी में इसमें चेंज लाएंगे। फील्ड और पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम लोग कभी अपना जो है वो आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है उसको समझना कि क्या चेंज वो लाए थे। तो ये जनरल रिलेटिविटी में भी ये पिक्चर बदलेगी, और ये स्पेशल रिलेटिविटी में ये चीज चेंज होगी। तो अब एक चीज समझिए ध्यान से, कि हमें क्या चीज पता चल चुकी थी, कि अब तक हम ये समझते थे कि 2 मैग्नेट हैं, ठीक है। मैग्नेट सभी लोग जानते हैं मैग्नेट के बारे में। 2 मैग्नेट हैं, ठीक है, जिसका नॉर्थ साउथ ये है, ये इस तरह से अगर आप रख देते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और सेम पोल रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से चार्जेस के बारे में हम जानते थे कि अगर हम रब करें और किसी चीज को उससे अट्रैक्ट करें तो वो अपनी तरफ खींचेगी। यानी ये 2 फिनोमेना बिल्कुल अलग अलग थे। एक चार्जेस वाला फिनोमेना कि अब किसी चार्ज को एक दूसरे चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैग्नेट वाला फिनोमेना। लेकिन हमें क्या पता चलेगा अब कि ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कैसे, ये फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए ध्यान से कि ये जो मैग्नेट है और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं,
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, अभी हमने क्या देखा, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, स्पेस को चेंज करके क्या बनाता है, फैराडे साहब ने क्या बताया, फील्ड बनाता है। अच्छा, इस फील्ड को अगर आप चेंज करें लगातार, तो जब कोई फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जो फील्ड बनी है इसके चारों तरफ, ये फील्ड क्या कहलाएगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो फील्ड बनेगी उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी तरह का चेंज लाएं, यानी चार्ज को मूव कराएं लगातार, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपने ले लिया, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बदल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाती है। तो ये, और जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और स्पेस को चेंज करके, जैसे हम चेंज कराते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं किसी भी तरह से, जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये बाहर कैसे जाएगा, हैंग कर गया क्या, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखो, यहां पे मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, देखिए ध्यान से, ये एक चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे भी होगा तब भी अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बोलो? यस। अच्छा, यहां पे मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहां से अब इस पर्सन के लिए ये वाली फील्ड कैसी है, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? यस। ध्यान से सुनना, इसके लिए ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो यहां से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, ये मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये भाई साहब यहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब ये दौड़ रहे होंगे तो इनके लिए ये चार्ज मूव कर रहा होगा या स्टैटिक होगा? ध्यान से बताओ, सोच के। जब हम लोग, ध्यान से सुनो एक बात, यस, जब हम लोग गाड़ी पे बैठ के जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, जो पेड़ हैं, जो सारी बिल्डिंग्स हैं, वो पीछे जा रही हैं, बोलो? बोलिए, ऐसा लगता है या नहीं लगता है कि वो पीछे जा रही है ना लगातार? हालांकि हमको पता है कि वो मूव नहीं कर रहा, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेटिव मोशन की वजह से आप जब आगे गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको लगता है चीजें पीछे जा रही हैं। तो आप अब अगर ये वाला मूव कर रहा है, ये इस साइड पे मूव कर रहा है, तो इसको कैसा लगेगा, ये चार्ज कैसा है, स्टैटिक है या मूविंग है? मूविंग है, मूविंग है। हाँ, अभी हमने क्या देखा कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करेगी तो वो क्या बनेगी? यस। तो इस मूव करने वाले इंसान के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। यानी सेम पर्सन है, सेम टाइम की बात हो रही है, क्लॉक में अगर आप देखिए एट अ टाइम, सेम टाइम पे क्या हो रहा होगा, इस वाले पर्सन को ये वाली फील्ड कैसी लग रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी टाइम पे जो इधर से इंसान दौड़ के आ रहा है उसके लिए ये फील्ड कैसी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ में आया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती है, और इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जब हम रेगुलर क्लास में आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? काफी आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब ये है, मैं अभी एक सेकंड रुक जाइए। हेलो, कैसा ओटीपी? अरे क्लास चल रही है यार, ओटीपी अभी उसको 15-20 मिनट रुकने को बोलो, अभी हम क्लास में हैं, लाइव डेमो चल रहा है। नहीं, रुक जाओ, अभी बीच में फोन करते हुए बेवकूफ। म्यूट नहीं किया गया। हाँ, तो हमने क्या देखा कि एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला कैसे लगता है, दो बॉडीज के बीच में ए एंड बी, कैसे लगता है?
किसके थ्रू लग रहा है? बोलिए, फील्ड के थ्रू। बोलिए, ये बात क्लियर होगी ना सबको? हाँ हाँ, ये फील्ड के थ्रू लग रहा है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि चीज़ों को अट्रैक्ट करती है इसी फील्ड की वजह से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इसी फील्ड की वजह से, जो माइकल फैराडे ने हमें बताया था, पूरी थ्योरी हम लोग समझ चुके हैं कि माइकल फैराडे के इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी की वजह से ये दो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को अपनी साइड पे खींच पाते हैं। और माइकल फैराडे ने इस चीज को समझाया कैसे था, देखो कितना अच्छी एनालॉजी उन्होंने दी थी। पता है उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने कहा था जैसे कि एक स्पाइडर का वेब होता है, बोलो मकड़ी का जाला, सबने देख रखा है? बोलिए, देखा है ना? तो मकड़ी का जो वेब होता है, जो स्पाइडर का जाला होता है, जैसे वो जो स्पाइडर होता है ना, वो स्पाइडर अपने इस मकड़ी के जाले से जैसा काम लेता है, तो वो स्पाइडर का जो वेब है वो उसके लिए सारे काम करता है। यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर उस जाले में फंस गया है, तो वो मकड़ी के अगर काम का है तो वो उससे कहेगा मेरे पास ले आओ उसको, तो वो फोल्ड करके उसके पास ले आएगा। लेकिन मान लो वो उसके काम का नहीं है तो उससे कहेगा उसको दूर फेंक दो। यानी यहां पे इस जाले, इस मकड़ी के लिए उसका जो वेब है वो क्या कर रहा है? वही सारे काम कर रहा है। बोलो, कुछ इस टाइप का। हाँ, इसी तरह से इस वेब की तरह से उन्होंने हमें एनालॉजी दी और समझाया कि जैसे एक मकड़ी के वेब के लिए, उसका मकड़ी का जो वेब है वो मकड़ी के लिए सारे काम करता है, ठीक है, ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। किसकी मदद से? उसी वेब की मदद से। और उस वेब को उन्होंने नाम क्या दिया? भूल गए आप लोग? फील्ड। बिल्कुल, इसका मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल की अपनी एक इनविजिबल फील्ड होती है। बस मकड़ी का जाला आपको दिखता है और फील्ड हमें दिखती नहीं है। फील्ड हमारे लिए इट इज क्वाइट एन इनविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, काफी डिटेल में चीजों देखेंगे हम लोग बाद में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ही की वजह से ही दो लाइक जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर पाते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस से, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से आया ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल पे ये जानना चाहते हैं कि उसकी फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं, या अगर हम उसको प्लॉट करना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, कहां से उसको निकालें, कहां पे एंड करें, या इनवर्ड होंगी आउटवर्ड होंगी, तो इसको पता करने के लिए एक और टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ी। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, बच्चा एक बात बताओ, दुनिया में जितने चार्जेस होंगे सबके सराउंडिंग में कोई ना कोई फील्ड होगी या नहीं होगी? बोलिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप एक चार्ज पार्टिकल की फील्ड को कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि उसका नेचर कैसा है, तो उसको अगर आप किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास ले जाएंगे जिसकी अपनी कोई फील्ड होगी, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, लगाएंगी नहीं लगाएंगी? बोलो। बिल्कुल लगाएंगी। तो या तो ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर चला जाएगा, या वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। यही होगा ना भाई, दोनों की फील्ड क्या करेंगी? एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो अगर वो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आप कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वो चार्ज पार्टिकल की फील्ड कैसी दिखती थी, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। इसके लिए, इस चीज को सुलझाने के लिए ये जो एक पहेली बन गई थी कि कैसे पता करें कि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कैसी फील्ड होती है, क्योंकि दुनिया में हर एक जो है वो चार्ज पार्टिकल की अपनी फील्ड होती है। तो यहां पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है माइंड एक्सपेरिमेंट, दिमाग में चीजों को सोच लेना। अब उसमें क्या सोचा गया कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के पास एक ऐसा चार्ज पार्टिकल ले आए जिसकी अपनी फील्ड जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, मतलब हो ही ना बिल्कुल। अगर हम नेग्लिजिबल हो, तो अगर हम ऐसा चार्ज पार्टिकल ले आते हैं तो बताओ क्या वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर डालेगा? बोलो। नहीं डालेगा, नहीं डालेगा ना। हाँ, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को टेस्ट चार्ज बोला जाता है कि ऐसा चार्ज पार्टिकल आपने दिमाग में क्रिएट किया है, ये माइंड की क्रिएशन है सिर्फ, कि उसको हम इसके पास लाएंगे तो वो बेचारा, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, वो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी फील्ड कैसी है? नेग्लिजिबल है। बोलो, क्लियर है ये बात? अब जब वो इसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो वो फिर इस चार्ज की जो फील्ड है वो
इस छोटे वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगी। यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी पर फोर्स नहीं लगा रहा है तो वो फिर क्या कर रहा है, उस दूसरे से लगे हुए फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पे या तो फोर्स लगाएगा या तो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा दूसरी तरफ से लगने वाला फोर्स। ठीक है, क्लियर है? या तो वो फोर्स किसी पे लगाएगा या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो ये तो फोर्स लगा नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन दूसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा। जब हम ऐसा करते हैं और हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लिया है, ठीक है, ऐसा क्यों है इसको क्लास में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि और डिटेल में चला जाएगा लेक्चर। तो टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, उसको जब करीब लाएंगे, आप सोचो पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लाओगे तो उनके बीच में कैसा होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन का मतलब ये होता है कि इस वाले चार्ज पार्टिकल की जो फील्ड है वो इसको बताएगी कि मेरे आसपास, जैसे कि इस स्पाइडर में क्या होता था, स्पाइडर को उसकी फील्ड क्या बताती थी कि हमारे पास एक पार्टिकल आकर हमारे इस जाल में फंस गया है, क्या उसको आपके पास लाना है या नहीं लाना है। तो वो पार्टिकल अगर उसके काम का नहीं है तो वो क्या बोलेगा, उसको रिपेल करो, फेंको दूर। और अगर उसके काम का है तो क्या बोलेगा, पास लेकर आओ मेरे। अब यहां देखो ध्यान से, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी जो फील्ड है वो इसको ये खबर देंगी कि यहां एक टेस्ट चार्ज हमने डिस्कवर किया है। तो ये उसको क्या बोलेगा, मेरे पास लाओ या उसको दूर फेंको, दूर फेंको, क्योंकि सिमिलर है। क्लियर है? हाँ, तो दूर फेंको तो वो जो चार्ज, जो फील्ड बनेंगी, लाइंस बनेंगी, वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेंगी, यानी रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकल रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं कि वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। क्लियर है ना? अब यही सेम चार्ज पार्टिकल अगर हम नेगेटिव चार्ज के पास ले आएंगे, यही टेस्ट चार्ज को, इसी टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास ले आए तो उसको वो क्या बोलेगा, अपनी फील्ड से क्या बोलेगा कि इसको फेंको दूर या ले आओ अपने पास, ले आओ। तो जब ले आओ बोलेगा तो जो फील्ड की लाइन से वो कैसी हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करेंगे कभी भी तो वो इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ आती हुई, और कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, बाहर निकलती हुई होंगी। ठीक है, बाकी इनके साथ कई सारी और चीजें, प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, हमने बताया कि ये दिखती नहीं है, ये खाली एक ख्याली पुलाव है, समझ लीजिए, दिमाग में इसको बनाया गया है। दूसरा ये है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसको हम लोग समझेंगे कभी आगे कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका बेसिकली जो वो बनता है फिगर, वो देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो कोई एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं बताओ, नेगेटिव से निकलेंगी या पॉजिटिव से निकलेंगी? पॉजिटिव से निकलेंगी। आउटवर्ड किस में होती हैं? हाँ, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही हैं, ये देखिए इस तरह से ये फिगर बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसको हम लोग देखेंगे बाद में कभी, क्योंकि थोड़ा सा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस आर क्लोजर। जहां जहां फील्ड लाइंस बहुत करीब करीब होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखना है हमें। एक चीज समझो कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो करना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट से कोई फायदा उठाना है। अभी हम तक हम चार्ज के बारे में समझ चुके, पढ़ चुके कि चार्ज होता क्या है, ठीक है, और चार्ज के फ्लो से ही इलेक्ट्रिक करंट बनती है। यानी जब हम चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर कुछ डिवाइसेस में फ्लो कराते हैं तो वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये भी समझ गए ना हम कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए उनका सेम डायरेक्शन में फ्लो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और करंट को बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट बोलते हैं। अब सेम डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक बात बताओ, कोई भी हम कंडक्टर ले लेते हैं, सपोज करिए ये वायर है। अच्छा, जो वायर है या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है ना, बताइए, हर चीज एटम से मिलकर बनी है। और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में क्या होता है एटम में, हाँ, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये तो, और ये दोनों किस में होंगे, यस, ये दोनों किस में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। और इनके चारों तरफ क्या हो रहा होगा, इस तरह से, हाँ, इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ये
ये इलेक्ट्रॉन इस शेल्स में घूम रहा होगा। अब जो वायर होती है आपकी, वो वायर भी बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है ना, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, और हर एक में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो अब वो इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है कि आप सबने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के, वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी उस अपने जो पाथ है उसको छोड़कर बाहर भी निकल जाते हैं। बोलिए, और ऐसा कब होता है, वो कैसे निकल जाते हैं? जैसे कि सपोज करिए कि एक हमने बीच में ये न्यूक्लियस बनाया, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ जो ये जो पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हाँ, ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब ये जो पहली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। दूसरी ऑर्बिट में कितने होते हैं? 9 होते हैं, 8 होते हैं? ये एक एक्स्ट्रा कब डिस्कवर हो गया, ठीक है? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान से सोचो कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पूरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा अपनी साइड पे। तो ये जो न्यूक्लियस है वो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? किससे? न्यूक्लियर फोर्सेस से। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगा, पहली शेल में या दूसरी शेल में? न्यूक्लियस का फोर्स पहली शेल से ज्यादा होगा या दूसरी से ज्यादा होगा? पहली शेल में ज्यादा होगा, ठीक है? क्लियर है? पहली में ज्यादा है। अच्छा, दूसरी और तीसरी में सबसे ज्यादा किसमें है? दूसरी में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है इस फोर्स को तोड़कर, तो पहली शेल का इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा आसानी है, दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा आसानी है, या तीसरी के? लास्ट, यानी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ज्यादा आसानी है कंपैरेटिवली कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है? इसका मतलब यह है कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के बाहर जाएगा तो वो हमेशा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। और उस लास्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? एक स्पेशल नाम है, वैलेंस शेल। हाँ, वैलेंस शेल बोलते हैं। और उस वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को भी कुछ बोलते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अगर वो वैलेंस शेल से वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उससे फ्री हो गया ना, उस जेल से, जो जेल में बांध के रखा गया था, उसको न्यूक्लियस ने अपने फोर्सेस से उसको बांध के रखा हुआ था, जकड़ के रखा था, उसने उस फोर्स को तोड़ दिया और वो बाहर निकल गया। तो अब वो क्या कहलाएगा? आजाद हो गया ना? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन इस जो ये जो कैद है, ये जो जेल है, जो न्यूक्लियस ने अपने फोर्सेस से, न्यूक्लियर फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन को अपनी चारों तरफ बांध रखा है, जो इस फोर्सेस को तोड़ देता है, जो इस कैद को तोड़ के बाहर निकलता है, यानी आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वो निकलने के बाद क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब वो निकल गया है बाहर, एटम से निकल गया है बाहर, तो वो क्या करेगा? अब आराम से घूमेगा वो, ठीक है? ये जो छोटे छोटे एटम हैं इनसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है वो आराम से रोम अराउंड करेगा, यहां घूमेगा। बोलिए, ये इस तरह से, हाँ, अंदर घूमेगा। अब वो बताओ, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा या जहां मन करेगा वहां घूमेगा? वो रैंडम, जैसे उसका मन करेगा उधर घूमेगा। जैसे कि, हाँ, जैसे एक एग्जांपल से समझो, तुम लोग जब स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते टाइम तुम लोग लाइन बनाकर आसानी से चले जाओगे, या जब छुट्टी होती है तब आसानी से लाइन बन जाती है? आते टाइम, स्कूल जाते टाइम, क्योंकि जाने में किसी को मजा नहीं आ रहा होता है। जितनी देर लगे, जितना ही टाइम एक्स्ट्रा लग जाए क्लास तक पहुंचने में उतना ही अच्छा है। क्यों भाई? जितना टाइम बाहर निकले उतना ही अच्छा है। लेकिन जब छुट्टी हो रही होती है, तो क्या तुम लोग लाइन में लगना पसंद करते हो, या बस तेजी से भागे निकल के, दीवार कूद जाए अगर कहीं पे कूदना पड़ जाए? बोलो भाई, छुट्टी में क्या होता है? छुट्टी होती है तो हम लोग रैंडमली इधर उधर भागते हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है जेल से छूटे हैं अभी, ठीक है? अगर रुके, थोड़ी देर रुके तो कहीं दोबारा कोई एक और पीरियड ना लग जाए, तो इतनी तेजी से सब भागते हैं। तो अब छुट्टी के टाइम पे जब कभी भी ऐसा होता है तो 2 टीचर्स को खड़ा कर दिया जाता है। मान लो इधर उधर भाग रहे हैं तो एक टीचर इधर खड़े हो गए, एक टीचर दूसरी साइड पे डंडा लेके खड़े हो गए। अब लाइन कैसी हो जाती है? सीधी हो जाती है, ठीक है? तो सेम केस यहां पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, कोई किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सब रैंडम मोशन हो रही है। रैंडम मोशन जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है,
ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहेंगे तब तक हम इस एनर्जी का कोई यूज नहीं कर पाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर मोशन की वजह से क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि दो लोग डंडा लेके इधर उधर खड़े हों ताकि इलेक्ट्रॉन सीधी डायरेक्शन में चलें, ताकि हम इस एनर्जी का कुछ यूज कर पाए। ठीक है, उसी को यहां पे फोर्स बोला गया है कि हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा ताकि हम ये जो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं ना एटम के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो एटम से बाहर निकल गए हैं, जो उसके मटेरियल के अंदर हैं, अभी भी एटम से बाहर हुए हैं लेकिन मटेरियल से बाहर नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा, मटेरियल के अंदर रहेंगे। हाँ, एटम से निकल गए हैं तो मटेरियल के अंदर इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो हमें एक फोर्स चाहिए जो कि इनको सीधा कर दे, बहुत सीधे से आराम से लाइन बनाकर अच्छे बच्चों की तरह ये मूव करें। तो वो फोर्स हमें चाहिए, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पानी होता है, पानी का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देती है किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, ठीक है, वो फोर्स हमें क्यों चाहिए और वो फोर्स ऐसा क्या कर देगी उसके अंदर। जैसे पानी है, पानी में हम एक चीज समझते हैं कि दो जार आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों में जिस जार में पानी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे जार में पानी कम है वहां पे प्रेशर कैसा है, कम प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां पे पानी ज्यादा निकलेगा, तेज, देखिए वो भी दिख रहा है आपको, और जहां प्रेशर लो है वहां पे पानी का जो फ्लो है वो भी बहुत कम है। ठीक है, सेम केस होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा उनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है कि वो सीधे डायरेक्शन में चलें, उस कंडक्टर में, उस पार्टिकल में जो करंट है वो उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये दोनों में अब ये फोर्स का काम करता कौन है, इनको सीधा कौन करता है, बैटरीज होती हैं जो उनका फोर्स का काम करती हैं। जो बैटरीज हैं वो उसी फोर्स का काम करती हैं। जैसे कि आपको अगर हमने भी वायर दे दिया, ध्यान से सुनना, मान लो हम आपको एक वायर दे देते हैं और एक बल्ब दे देते हैं। ठीक है, ये वायर दे दिया हमने, ये बल्ब दे दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, ये वायर को इस बल्ब से कनेक्ट करके क्या तुम जला लोगे बल्ब? बोलो, क्या जला सकते हो? नहीं जला सकते हो। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्या रीजन ये है कि इस वायर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या ये रीजन है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या वो रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है? नहीं, वो रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी भी है। तो जो इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज करके हम ये बल्ब क्यों नहीं जला सकते? भाई इस बल्ब को इससे वायर से कनेक्ट करो, जल जाएगा। बोलो, कोई जवाब देगा? भाई इस वायर से इस बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट करो, बोलो क्यों नहीं? क्यों वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के अंदर है वो इस बल्ब में ट्रांसफर नहीं कर सकते हम? हाँ, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? उसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे तो उसका क्या हो रहा है? नहीं, देखो, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहे हैं। जो एनर्जी है वो आधे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आधे इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में चले गए, ये इस तरह से, और आधे ही इधर सामने से आ गए। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे की एनर्जी वेस्ट कर दी। तो इस तरह से ये लोग रैंडम मोशन करते हुए एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहे हैं, यानी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है किसी भी तरह से। उनके पास एनर्जी है लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के बजाय उसको सपोर्ट करें, यानी तो सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी इतने सारे इलेक्ट्रॉन की, और फिर उस एनर्जी को हम चैनलाइज करके बल्ब जला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहां पे इस वायर और बल्ब के साथ क्या चाहिए जो इस एनर्जी को चैनलाइज करे? बोलो, वो फोर्स चाहिए ना? हाँ, फोर्स चाहिए, फोर्स। और वो फोर्स का काम कौन करेगा? बैटरी करेगी। ठीक है, तो बैटरी जब हम लगाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर, और वो प्रेशर इनको क्या मजबूर करेगा कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें। अच्छा, वो प्रेशर जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और बल्ब उतना तेजी से ग्लो होगा। क्लियर है ना? बोलो। अच्छा, तो अब समझ में आया कि जब जैसे पानी के टैंक में प्रेशर ज्यादा होता है तो फ्लो भी ज्यादा होता है पानी का।
और प्रेशर कम होता है तो पानी का फ्लो भी कम होता है। इसी तरह से एक वायर में जब प्रेशर ज्यादा होगा, आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, यानी बैटरी ज्यादा बड़ी है, प्रेशर कैसे बड़ा हो सकता है? वायर में आप प्रेशर को बड़ा कैसे कर सकते हैं भाई? वहां क्या करेंगे? बड़ी बैटरी लगाइए। तो बड़ी बैटरी जितनी बड़ी होगी, जो प्रेशर है वो उतना ज्यादा होगा, और जो आपका अप्लायंस है, यानी जो भी उसमें आपने कनेक्ट किया है, वायर में बल्ब कनेक्ट किया है, वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो हाई प्रेशर से क्या क्रिएट होगा? हाई फ्लो क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। क्लियर है? और जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 2 बैटरी लगी हुई हैं, एक 1.5 वोल्ट की है, एक 9 वोल्ट की है। बताओ प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? 9 वोल्ट। तो ये वाला जो बल्ब है वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला बल्ब ब्राइटर है, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन। दिस इज डिमर एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है? बोलो, ये बात सबको समझ में आई? हाँ। अब देखिए, ये देखिए वही चीज जो हम आपको बोल रहे थे कि किसी भी वायर में अगर आप अंदर जाएं, जूम्ड इन करके उसकी बिल्कुल छोटी पिक्चर ले, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसमें हम जैसे ही फोर्स लगाते हैं, देखो हमने जैसे ही फोर्स लगाया, इसको फोर्स यानी प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर, बैटरी से इसको कनेक्ट किया, तो सब बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह सीधी डायरेक्शन में मूव करने लगे। बोलो, क्लियर है? फिर से देखो, ये देखिए रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं सारे। अब ये रैंडम मोशन में ही मूव करेंगे जब तक इनके ऊपर कोई फोर्स डंडा लेकर खड़ा नहीं हो जाएगा। और जैसे ही हमने इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, वैसे ही ये सीधे हो गए। और उसका काम कर रही है बैटरी, देखिए सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज इससे हम कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब ये देखिए, ये काम आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी मान लीजिए एक वायर है बीच में, और उस वायर में आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक सीधी डायरेक्शन में मूव कराएं, तो 2 प्लेट्स ले लीजिए बड़ी बड़ी, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, एक नेगेटिवली चार्ज्ड हो। तो वो क्या करेगी, जो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, इधर मजबूर करेगी, इधर भागो, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। तो एक पीछे से धक्का दे रहा है और एक कह रहा है आ जाओ मेरी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाएंगे उसकी तरफ मूव करने के लिए। तो ये काम आप 2 ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट से भी कर सकते हैं, जिसको आप एक पॉजिटिवली चार्ज कर रही है, एक नेगेटिवली चार्ज, और यही काम बैटरी में किया जाता है। ये 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जहां पे एक को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है। अब जैसे ही आप इसको जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं, तो वायर के जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो वायर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मजबूर करता है कि तुम किधर जाओ, तुम मुझसे दूर जाओ, रिपेल करता है उसको, तुम दूर जाओ, और पॉजिटिव कहता है आ जाओ, वो उधर से खींच रहा है, ये इधर से भगा रहे हैं, तो मजबूरी है, उनको भागना ही पड़ेगा उस साइड पे जिधर उसको मूव कराया जा रहा है। तो देखो ये बैटरी क्या करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर कर रही है, किधर से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलो, क्लियर है ये बात? और यही बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इसी का नाम है। वोल्टेज एक प्रेशर की तरह होता है, जैसे पाइप में एक प्रेशर होता है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना तेज पानी निकलेगा। ठीक है, पानी उतना तेज होगा, और जितना कम प्रेशर पानी उतना कम, यानी कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, बैटरी जितनी बड़ी लगाएंगे आप, करंट उतना ज्यादा फ्लो होगी, और जो अप्लायंस है आपका वो उतना अच्छे से ग्लो करेगा, अच्छे से जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ज्यादा वोल्टेज है तो करंट ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? मोर वोल्टेज मोर करंट। मोर करंट का मतलब क्या है कि लैंप जो होगा वो आपका कैसा होगा, ब्राइटर होगा। हाँ, बोलो, इतना बात सब बच्चों को क्लियर हुई? किसी को अभी तक कोई दिक्कत किसी तरह की? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि प्रेशर ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा होगा, प्रेशर कम है तो फ्लो कम होगा। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करते हुए। कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि कैसे जो है वो वोल्टेज ने हमारे लिए चीजों को आसान बना दिया है, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये बैटरी का कॉन्सेप्ट कैसे पहले आया, कैसे लोगों ने इसको बनाना शुरू किया। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं इसके ऊपर। और अब आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होनी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, बिल्कुल भी डिले नहीं है। ठीक है, अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर सर आ जाएंगे और केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा।